क्लास 12 फिजिक्स का प्रकाशिकी इकाई से जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आज हम लोग थीन लेंस फॉर्मूला क्या पढ़ने जा रहे हैं। थीन लेंस फॉर्मूला। देखिए, थीन लेंस फॉर्मूला को हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पतले लेंस से अपवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त करें, लेंस मेकर सूत्र को प्राप्त करें। कहने का मतलब यह है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 5 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। पतले लेंस से अपवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त करें या लेंस मेकर सूत्र को प्राप्त करें। प्यारे बच्चों, अभी हम जो इस फिगर को बनाए हैं आप देख रहे हैं, ये है आपका उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। और उस उत्तल लेंस के सामने कोई बिंदुवत वस्तु अगर हमने रखा है जिससे ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, इस लेंस पर आपतित हुई। चूंकि आप जानते हैं कि लेंस एक पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी यानी जिससे कि प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है ना। तो जब लेंस में कितने सतह होते हैं? 2 सतह होते हैं। आप देख रहे हैं, एक ये सतह है और दूसरी सतह ये है ना। तो आपका ये पहला और दूसरा सतह है। स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि लेंस के जब 2 सतह है तो लेंस के 2 वक्रता त्रिज्या भी होंगे। लेंस की कितनी वक्रता त्रिज्या होंगे? 2 वक्रता त्रिज्या होंगे। यानी इस पहली सतह का वक्रता त्रिज्या r1 होगा और इस दूसरी सतह का वक्रता त्रिज्या r2 होगा। ठीक है ना। तो r1 और r2 इस लेंस के 2 वक्रता त्रिज्याएं हैं। पहले सतह के लिए हम जो वक्रता त्रिज्या लेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, इसको हम लोग सूचित करते हैं किस चीज से? r से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? r से सूचित करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि चूंकि लेंस में 2 सतह है, 2 वक्र सतह से घिर करके लेंस बनता है। तो लेंस की जो पहली सतह है इसकी वक्रता त्रिज्या को हम r1 से सूचित करेंगे, क्योंकि पहली सतह के लिए 1 लेंगे यानी r1। दूसरी सतह तो दूसरी सतह के लिए r2 लेंगे। ठीक है कि नहीं? यहाँ तो क्लियर है आपका कंसेप्ट। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि r1 और r2, आप जैसा कि जानते हैं कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र, ये हुआ लेंस का प्रकाशीय केंद्र, यानी यूं कहें तो लेंस के ठीक बीचों बीच का भाग, लेंस के ठीक बीचों बीच का भाग जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र के नाम से इसको जानते हैं। तो इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जो रेखा गुजरती है ना, तो इसको हम क्या नाम देंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रधान अक्ष पर ही वस्तु, बिंदुवत वस्तु है यहाँ O। हमने वस्तु को O से सूचित किया है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मींस होता है वस्तु। ऑब्जेक्ट मींस क्या होगा? वस्तु। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु के लिए ऑब्जेक्ट का हमने O वर्ड लिया है। O लेटर यानी जो पहला लेटर है ऑब्जेक्ट का O, तो हमने O से वस्तु को सूचित कर दिया है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं इमेज, तो इमेज मींस होता है प्रतिबिंब या छाया, यानी वस्तु की
या वास्तविक आकृति जो बन रही है उस लेंस के माध्यम से, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं या छाया कहेंगे, है ना, जो वस्तु की तरह ही होगा। तो इमेज को हम लोग आई से सूचित करते हैं, आई, ठीक है ना, आई। तो इमेज को हम लोग आई से और वस्तु को ओ से, इमेज को आई से सूचित करते हैं, ठीक है ना। बात अच्छे से समझ में आ रही है। म्यू1 किसे हमने कहा है? उस पारदर्शी माध्यम वाले अपूर्णांक जो कि ये रेरर मीडियम है, रेरर यानी विरल माध्यम है, और कांच चूंकि एक सघन माध्यम है जिसका अपूर्णांक को हमने म्यू2 से सूचित किया है। प्यारे बच्चों, म्यू2 है ना, यानी इस कांच का जो अपूर्णांक है वो म्यू2 है, और दोनों तरफ आप जो माध्यम देख रहे हैं हवा है ना, तो यानी इसको हम लोग रेरर मीडियम कहते हैं, रेरर मीडियम। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। ये विरल माध्यम है भाई, ये विरल माध्यम है, और ये क्या है? सघन माध्यम है। कांच एक क्या है? सघन माध्यम हो गया। हवा की अपेक्षा कांच एक सघन माध्यम हो गया, जिसको हम डेंसर मीडियम भी बोलते हैं, डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम, ठीक है ना, सघन माध्यम। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इस रेरर मीडियम में यानी हवा में हमने कांच को रखा, हमारी वस्तु भी हवा में ही है, उस कांच के सामने रख दी गई है, उस उत्तल लेंस के सामने रख दी गई है, और जब इस वस्तु की किरण इस उत्तल लेंस पर आपतित हो रहा है, तो अपवर्तन के बाद, चूंकि लेंस क्या करता है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम है ना, तो पारदर्शी माध्यम से परावर्तन की क्रिया नहीं होती है। परावर्तन का मतलब होता है लौटना, और अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना। तो इस जब पारदर्शी माध्यम यानी उत्तल लेंस से जब ये किरण अपवर्तित होगी, तो वो अपने पथ से मुड़ रही है, और पथ से मुड़ने के बाद, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेंस में चूंकि दो सतह होते हैं ना, तो इस दो सतह में दो घटनाएं घट रही है। एक बार अपवर्तन लेंस के भीतर हुआ, दूसरी बार अपवर्तन लेंस से बाहर दूसरी सतह से गुजरने पर हो रहा है। तो एक स्थिति में प्रतिबिंब आई बन रहा है, और दूसरी स्थिति में इस आई जो है एक काल्पनिक रूप से वस्तु का काम करेगा इस पहली सतह के लिए, और वो फिर अंतिम फाइनल इमेज जो है I1 दे रहा, I डैश दे रहा है ना। क्या दे रहा है? I डैश दे रहा है, ठीक है कि नहीं? बात आ रही है अच्छे से समझ में? तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट O के लिए जो इमेज बन रहा है वो I बन रहा है, बट काल्पनिक रूप से अब ये इमेज जो I बना है, ये इमेज यहां पर काल्पनिक रूप से, आभासी रूप से थोड़े समय के लिए इस सतह के लिए वस्तु का काम करेगा, इसलिए इसका वर्चुअल इमेज I डैश बन रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमको कुल मिलाकर कहें तो दो तरह की इमेज मिल जा रहे हैं, एक I मिल रहा है, एक I डैश मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे कि वस्तु को O से सूचित कर देते हैं, प्रतिबिंब को I से सूचित कर देते हैं, और वक्ता त्रिज्या को R से सूचित कर देते हैं, ठीक है। और हवा की अपेक्षा कांच क्या है? एक सघन माध्यम हो जाता है, क्योंकि घना है ना, तो एक सघन माध्यम हो गया। तो हमने इस हवा वाले माध्यम के अपूर्णांक को म्यू1 लिया है, और इस कांच यानी लेंस वाले अपूर्णांक को म्यू2 लिया है। यहां तक तो बात अच्छे से समझ में आ रही है। तो लेंस के पहले सतह से प्रकाश की किरण, लेंस के पहले सतह, तो पहला सतह तो ये है ना भाई, पहला सतह ये है, तो पहले सतह से प्रकाश के भाई किरण क्या है? OA। क्या है? OA किरण जो आपतित हुई किस पर? लेंस के प्रथम सतह पर। तो लेंस का पहला सतह हमारा है AP, लेंस का पहला सतह क्या है? AP। तो
तो जब एपी पर किरण ओए आपतित हो रही है ना, तो ये एबी दिशा में अपवर्तित हो रही है। किस दिशा में अपवर्तित हो रही है? एबी दिशा में अपवर्तित हो रही है। अब आप देख रहे हैं कि एबी दिशा में अपवर्तित होने के बाद है ना, इस O का जो इमेज है वो कहां बन जा रहा है? I डैश पर बन रहा है। कहां बन रहा है? I डैश पर बन रहा है, I डैश पर बन रहा है ना। लेकिन अब इसी सतह से वस्तु O और प्रतिबिंब I डैश की जो दूरी है, तो अगर आप सभी बच्चे जानते हैं कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से अगर दूरी माप दिया जाए है ना, तो बाईं ओर की तो सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो आप देख रहे हैं, तो ये लेंस के प्रकाशीय केंद्र से इस तरफ बाईं ओर है और उस तरफ दाईं ओर है। प्यारे बच्चों, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जहां इमेज बना है और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जहां वस्तु रखी है, तो वस्तु दूरी को तो हम लोग u से सूचित करते हैं, लेकिन बाईं ओर ये दूरी है इसलिए इसको माइनस में सूचित करते हैं। और चूंकि ये दूरी दाईं ओर है लेंस के सतह से, तो इसको हम लोग प्लस में सूचित करेंगे। और चूंकि उसका इमेज I डैश से सूचित किए हैं, तो उस प्रतिबिंब दूरी को v डैश से सूचित कर देंगे। ठीक है ना। तो लेंस के पहले सतह के लिए, लेंस के पहले सतह के लिए, यानी जिसके लिए वस्तु कौन है? O, और वस्तु दूरी यहां जो देख रहे हैं आप, तो यह वस्तु दूरी को हमने u से सूचित किया। और चूंकि वस्तु लेंस के बाईं ओर स्थित है, इसलिए यह दूरी माइनस में अंकित की जाएगी। और चूंकि उसका प्रतिबिंब I डैश जो बन रहा है वो लेंस से दाईं ओर स्थित है, इसलिए उसका प्रतिबिंब दूरी जो है धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, है ना। तो प्लस v डैश से सूचित करेंगे, है ना, अंतिम प्रतिबिंब को। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से। अच्छा, अब बात आ रही है कि अब इसकी वक्रता सतह, तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि पहली जो सतह है लेंस की, जो पहली सतह है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी भाई? r1। हमने पहले ही सूचित कर दिया है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? r1 होगी, है ना। तो गोलीय सतह के अगर अपवर्तन सूत्र का हम लोग सहारा लेंगे, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, अतः गोलीय सतह के अपवर्तन सूत्र से, गोलीय सतह के अपवर्तन सूत्र से अगर हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों, तो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे? गोलीय सतह के अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से चले तो हम देखेंगे कि हमने पढ़ाया था आपको कि μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u। तो μ2 बटा v, आप देख रहे हैं इसका v यानी प्रतिबिंब दूरी क्या है? v डैश है। क्या है? v डैश है। क्या है? v डैश है। तो μ2 बटा v यानी प्रतिबिंब दूरी, तो इस ऑब्जेक्ट O के लिए इसका प्रतिबिंब दूरी क्या है? v डैश है। तो हमने यहाँ v की जगह क्या लिखेंगे? v डैश लिखेंगे। μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u, μ1 बटा u, ठीक है ना, μ1 बटा u। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से सूचित कर दिया, ठीक है ना। अब बात आ रही है μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, अब बटा क्या लिखते थे? उसकी वक्रता त्रिज्या। तो चूंकि किस सतह की चर्चा हो रही है? अभी पहले सतह की चर्चा हो रही है, तो पहले सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी है? r1 है। तो हमने यहाँ क्या लिखा? r1 को सूचित कर दिया। तो आपका गोलीय सतह का अपवर्तन सूत्र क्या था? μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r। तो चूंकि इस लेंस के पहले सतह के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इस पहले सतह के द्वारा बनाया गया इमेज I डैश है, जिसकी प्रतिबिंब दूरी v डैश है। तो हमने प्रतिबिंब दूरी को v डैश से सूचित कर दिया है। वस्तु दूरी u है तो u सूचित कर दिया है। और μ2 माइनस μ1 बटा r1, क्योंकि पहले सतह की वक्रता त्रिज्या r1 है, इसलिए हमने यहाँ r1 दे दिया है। तो
तो कुल मिलाकर यहाँ हमारा पहला इक्वेशन रेडी हो गया है डियर, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसी तरह से दूसरे सतह के लिए। किसके लिए चर्चा करेंगे? गोलीय सतह BQ के लिए। अब हम लोग दूसरे सतह पर चर्चा करेंगे। अब आ जाइए इस सतह के लिए। तो जब BQ यानी दूसरे सतह के लिए जब हम लोग चलेंगे डियर, तो आप देख रहे हैं कि BQ के लिए क्या होगा? BQ के लिए जो आपतित किरण AB का BI दिशा में, किस डायरेक्शन में? BI दिशा में आपतित किरण इसके लिए कौन हो जाएगा? AB। आपतित किरण कौन हो जाएगा? AB। तो AB के लिए इसका जो अपवर्तन हो रहा है ना डियर, वो किस दिशा में हो रहा है? I के दिशा में अपवर्तन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो दूसरी सतह है, वो दूसरी सतह यानी दूसरी सतह के लिए आभासी रूप में I' वस्तु का काम कर रहा है। I' वस्तु का काम कर रहा है किस सतह के लिए? इस लेंस की दूसरी सतह के लिए। दूसरी सतह के लिए, है ना, वस्तु के रूप में कौन काम कर रहा है? I'। कौन काम कर रहा है? I'। और इस दूसरी सतह के द्वारा बनाया गया इमेज कौन है? I। यही है ना इमेज, प्रतिबिंब है I, है ना। किस सतह के लिए? दूसरी सतह के लिए। किस सतह के लिए प्रतिबिंब है ये? दूसरी सतह के लिए भाई। तो दूसरी सतह का वक्रता त्रिज्या कौन है? R2। वक्रता त्रिज्या कौन है? R2। किस सतह के लिए? दूसरी सतह के लिए, ठीक है ना। आपको समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रहा है ना। यानी आप देख रहे हैं इस दूसरी सतह के लिए आपतित किरण के रूप में कार्य कर रहा है AB। दूसरी सतह के लिए आपतित किरण के रूप में कार्य कर रहा है AB। और ये AB किरण जो लग रहा है आभासी रूप में कि कहां से आ रही है? तो I' से आ रही है। तो यानी आभासी रूप से दूसरी सतह के लिए वस्तु का काम I' कर रहा है। और ये अपवर्तन के बाद जो इमेज दे रहा है, यानी इसकी जो दिशा परिवर्तन के बाद जो किरण आकर के प्रधान अक्ष पर जहां मिल रही है वो I पर, यानी प्रतिबिंब I दे रही है। तो ये जो लेंस की दूसरी सतह है ना, वो प्रतिबिंब I दे रही है। तो यहाँ आभासी रूप में दूसरी सतह के लिए वस्तु का काम I' कर रहा है और इस I' का इमेज I बन रहा है ना, इमेज I बन रहा है। तो हम लोग ये लेंस के प्रथम सतह के लिए था, है ना, लेंस के प्रथम सतह के लिए ये जो अभी हम लोग को फाउंड किए हैं, ये लेंस के प्रथम सतह के लिए जो पहला इक्वेशन। अब हम लोग जो फाउंड करेंगे, ये तो आपको हमने समझा दिया, दूसरी सतह के लिए वक्रता त्रिज्या R2 है। दूसरी सतह के लिए वस्तु का काम I' कर रहा है। दूसरी सतह के लिए प्रतिबिंब का निर्माण जो हुआ है वो I हुआ है। तो दूसरी सतह के लिए प्रतिबिंब I है। अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों, इस दूसरी सतह के लिए प्रतिबिंब जो I है, तो इस प्रतिबिंब दूरी को हम लोग V से सूचित करेंगे। और I' है जो ऑलरेडी V' है ना, यह V' जो था ये किस चीज का काम करेगा? यह वस्तु का काम कर रहा है ना। तो जब हम लोग अब आएंगे दूसरी सतह के लिए, अब लेंस के दूसरी सतह के लिए, लेंस के किस चीज के लिए? दूसरी सतह के लिए। तो दूसरी सतह के लिए यहां वस्तु का कार्य कौन कर रहा है? I'। तो I' के लिए जो दूरी है वो क्या है? V'। तो आइए लेंस के दूसरी सतह के लिए, है ना, गोलीय सतह के अपवर्तन सूत्र से, गोलीय सतह के अपवर्तन सूत्र से प्यारे बच्चों आप देखेंगे, जैसा कि आपको ज्ञात है कि यहां पर हम लोग जब चलेंगे तो
अब आप देखिए डियर, आपकी वस्तु जो आइडस है, तो दूसरी सतह के लिए वस्तु का काम कर रहा है, ये किस मीडियम में है, किस अपवर्तनांक में है, म्यू1 में है। तो यहां पर जो हम लोग म्यू2 बट्टा हम लोग क्या लिखते थे, भी लिखते थे ना, हम लोग क्या लिखते थे, म्यू2 बट्टा भी लिखते थे, हम लोग क्या लिखते थे, म्यू2 बट्टा भी। तो आपको याद है ना, इसका इमेज कहां बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है म्यू1 अपवर्तनांक वाले में। तो जहां इमेज बनता था वही अपवर्तनांक लेते थे ना, तो चूंकि इसका जो इमेज आई बन रहा है वो म्यू1 अपवर्तनांक वाले में बन रहा है, इसलिए हम म्यू2 नहीं, क्या होगा, म्यू1 होगा। तो यहाँ और प्रतिबिंब दूरी कौन है, भी है, तो यहाँ म्यू1 बट्टा भी माइनस अब देखिए यहाँ जो वस्तु है, तो चूंकि यहाँ वस्तु जो है AB, किरण जो AB आपतित हो रही है वो म्यू2 अपवर्तनांक में आपतित हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ म्यू1 के जगह पर म्यू2 हो गया, यानी क्योंकि वस्तु के लिए कार्य कर रहा है AB किरण जो म्यू2 अपवर्तनांक में है, तो म्यू2 बट्टा अब U, तो यहाँ U का काम कौन कर रहा है दूसरी सतह के लिए, I डैश। तो I डैश के लिए जो दूरी है वो क्या है, V डैश है, क्या है, V डैश है। तो म्यू2 बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा, V डैश। और अब उसी प्रकार से जो हम लोग म्यू2 माइनस म्यू1 लिखते थे, तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ म्यू1 माइनस म्यू2 होगा, अब बटा R। तो डियर आपको हम ये कार्य किसके लिए कर रहे हैं, दूसरी सतह के लिए ना, तो दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या हमने क्या लिखा है, R2। दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या क्या लिखा है, R2। तो दूसरी सतह के लिए यहाँ वक्रता त्रिज्या R2 हो गया। अब तो प्यारे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं, है ना। अब तो आप समझ गए ना कि I जो है दूसरी सतह के लिए प्रतिबिंब है ना, I डैश जो है दूसरी सतह के लिए वस्तु है ना। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा इक्वेशन भी तैयार हो गया, आपका दूसरा इक्वेशन भी तैयार हो गया। तो पहले सतह के लिए इक्वेशन ये है, दूसरी सतह के लिए इक्वेशन ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब इन दोनों समीकरण को आपस में हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे, है ना, तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर, यानी दोनों समीकरण कौन, फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, दोनों को हम लोग आपस में क्या करेंगे डियर, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब आप देखिए, तो हमारा पहला इक्वेशन में क्या लिखा है ना, इसको थोड़ा मिटाएं क्या, ये दूरी वाला मिटा देते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग इसको मिटा दें, क्लियर है। तो पहला और जब दूसरा दोनों समीकरण को जोड़ने पर, है ना, जब हम लोग दोनों समीकरण को यानी फर्स्ट प्लस सेकंड से, है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड से अब दोनों समीकरण को जोड़िए डियर। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन में है म्यू2 बट्टा v डैश, क्या है, म्यू2 बट्टा v डैश माइनस है म्यू1 बट्टा u, ठीक है ना, एक तो ये। अब इस तरफ जब आपस में आमने सामने जोड़ेंगे तो दूसरा जोड़ कौन होगा, इधर हो जाएगा म्यू1 बट्टा v माइनस म्यू2 बट्टा v डैश, और इधर हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा r1, म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा r1, और प्लस इधर होगा म्यू1 माइनस म्यू2 बट्टा r2। ओके, ठीक है ना।
अब आइए प्यारे बच्चों ध्यान देंगे हम लोग, अब जो है म्यू2 बट्टा वी डैश प्लस में है और म्यू2 बट्टा वी डैश माइनस में है, ठीक है ना। तो क्या ये दोनों आपस में कट जाएंगे ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे डियर, तो हम लोग को बच क्या जाएगा, ये और ये तो कट गए, तो बच गया म्यू1 बट्टा भी और माइनस म्यू1 बट्टा यू, म्यू1 बट्टा भी माइनस म्यू1 बट्टा यू। अब आ जाए उस तरफ हम लोग चल लेते हैं। अगर उस तरफ चलें और हम लोग लिखते हैं कि म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा r1, ठीक है। और उधर में अगर माइनस को कॉमन कर दे तो म्यू2 प्लस में हो जाएगा और म्यू1 माइनस में हो जाएगा, तो ये भी म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा r2 हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेने के बाद, ठीक है कि नहीं। अब इससे हम लोग को बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट ये मिला कि आप इधर में म्यू1 को कॉमन कर लो। किसको कॉमन करोगे, म्यू1 को कॉमन करोगे ना, किसको कॉमन करोगे, म्यू1, ठीक है कि नहीं। और आप म्यू1 को कॉमन कर लो तो म्यू1 आपका कॉमन हो गया, तो इधर बच गया 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, उधर में अगर म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन हो गया है ना, तो क्या बच गया 1 बट्टा r1 और माइनस इसमें क्या बच गया 1 बट्टा r2। डियर अब आप इस म्यू1 जो इधर गुना में है उधर जाएगा तो उसके भाग में हो जाएगा ना, तो 1 बट्टा भी माइनस 1 बट्टा यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बट्टा, ये तो म्यू1 हो जाएगा है ना, और इनटू 1 बट्टा r1 और माइनस 1 बट्टा r2 हो गया। अब जब अलग अलग उसको डिवाइड कर देंगे तो म्यू2 बट्टा म्यू1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां आप देखेंगे 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, एक हो जाएगा म्यू2 बट्टा म्यू1 और माइनस, अगर देखिए म्यू1 बाई म्यू1 होगा तो कटकर 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा 1 बट्टा r1 माइनस 1 बट्टा r2। प्यारे बच्चों देखिए इस सूत्र को अगर इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया जाए तो इस सूत्र को हम लोग थीन लेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। थीन लेंस फार्मूला कहा जाता है, थीन लेंस फार्मूला कहा जाता है, थीन लेंस फार्मूला कहा जाता है इसको, है ना। लेकिन जैसा कि आप लेंस सूत्र पढ़े होंगे तो लेंस सूत्र में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू होता है 1 बाई एफ। ये है आपका लेंस सूत्र, ये है आपका लेंस सूत्र, ठीक है कि नहीं, आप इसको जानते हैं 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। तो अगर इस समीकरण को एक लाइन और बढ़ा देंगे, जब इसके जगह 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू के जगह अगर आप 1 बाई एफ लिखेंगे और म्यू2 बट्टा म्यू1 को अगर हम म्यू लिख सकते हैं या 1 म्यू2 भी लिख सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हम इसे लेंस मेकर सूत्र के नाम से जानते हैं, लेंस मेकर फार्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको ये अगर 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1 बाई एफ लिख देंगे, यानी चौथी समीकरण के रूप में हम थोड़ा सा ऊपर से मिटाते हैं। अगर हम चौथी समीकरण के रूप में है ना क्या लिख देंगे, चौथी समीकरण के रूप में हम लोग अगर लिख देते हैं कि इसलिए 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू2 बटा म्यू1 माइनस
1 इंटू 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ लेंस सूत्र होता है ना। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 लिख दिए। अगर हम इसको समीकरण 4 से डिनोट कर दिए तो इसको हम लेंस मेकर, इसे लेंस मेकर सूत्र, इसे लेंस मेकर फॉर्मूला कहा जाता है, इसे लेंस मेकर फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से पतले लेंस से अपवर्तन के लिए जो सूत्र प्राप्त किया है, जिसको कि पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र, जिसको थिन लेंस फॉर्मूला या इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहा जाता है। तो आज आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा और आशा नहीं, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से ये सूत्र समझ में आ गया होगा। आपने इसको फाउंड कर लिया है, आप इसे नोट कर ले, है ना, इस लेंस मेकर फॉर्मूला को, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू।